Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, आज बड़ी ही प्रिटी लेडी ने हमें इंडिया से ज्वाइन किया है जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। नाज़िया इलाही खान बीजेपी पार्टी की स्पोक पर्सन है, बड़ी खूबसूरत लेडी है और बड़ी हिम्मत वाली है। और मैं कहती हूँ इंटरप्रेन्योरशिप में और मैं कहती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट में इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त नाम अपना मनवाया है। और जो लड़कियां हैं उनको बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलता है नाज़िया जी से। मैम बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला। थैंक यू। मुझे खूबसूरत मत बोलिए, अदरवाइज हिंदुस्तान के मुसलमानों को बुरा लग जाएगा। नहीं 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 नहीं, आप बहुत खूबसूरत हैं और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं आप। तो मैम, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बेसिकली इंडिया की ग्रोथ रेट के हवाले से, इकोनॉमी की ग्रोथ रेट के हवाले से है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया की जो ग्रोथ रेट शो हुई है, यानी कि जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग 7.2% इंडिया की जीडीपी जो है वो ग्रो की है। और बांग्लादेश की भी इस बार जो है बड़ी अच्छी ग्रो की है। उसके अलावा पाकिस्तान की भी बात कर लेते तो पाकिस्तान की 0.29% ग्रो की है। इस पे भी आज हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ-साथ हम जो आपके प्राइम मिनिस्टर यानी कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो नेपाल के विज़िट पे थे और बड़ी ही ज़बरदस्त उनके दरमियान डील साइन हुई। तो आज हम सारी यानी कि इन दोनों खबरों पे डिस्कस करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपके वक़्त का भी शुक्रिया और हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला, उसका भी शुक्रिया। मैम थैंक ये यू। बताइएगा मैम आप ये बताइएगा कि कल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर नेपाल में विज़िट में थे। कैसा रहा उनका विज़िट? क्या-क्या डील साइन हुई और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन में? और जियोपॉलिटिकली आप इन डील्स को कहाँ पर देख रही हैं और इंडिया और नेपाल की दोस्ती को कहाँ पर देख रही हैं? क्या कहना चाहेंगी? दोस्ती तो हमारी इस पूरी दुनिया के सभी पाकिस्तान को छोड़ करके बाकी सबसे बहुत अच्छी दोस्ती है। और ये तो पूरी दुनिया ही जानती है कि अभी मतलब एक होप के तरीके से देखा जा रहा है, एक बहुत बड़े सोच के तरीके से देखा जा रहा है हिंदुस्तान को। और ये सब कुछ संभव अगर हो पाया है, असंभव से संभव अगर हो पाया है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी जी का चार्म और उनका जो एक वर्कहॉलिक का जो एक एनर्जी है, उसकी वजह से ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। अब आते हैं नेपाल के विजिट पर। 2014 में पहली बार मोदी जी ने नेपाल विजिट किया था और उसके बाद फिर वहां पर उन्होंने HIT हिट फॉर्मूला को उन्होंने वहां पर प्रेजेंट किया था। अब लोग सोचेंगे कि ये HIT हिट फॉर्मूला है क्या? सबके दिमाग में ये चीज समझ में नहीं आ रही है। तो H फॉर हाईवेज, I फॉर आईवेज और T फॉर ट्रांसवेज। तो ये हिट फॉर्मूला को प्रेजेंट किया गया है, जो दोनों मतलब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं और जो हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बैठ करके जो आपस में बातचीत की है, गौरतलाब किया है, उसके बाद इन चीजों को सामने लाया गया है। और दोनों ने बहुत खुशमिजाजी के साथ और बहुत खुशी के साथ ये ऐलान किया है कि इस हिट फॉर्मूला पर हम लोग काम करेंगे। देखिए, हालिया में कुछ दिनों पहले जो है, इंडिया ने 2000 रेलवे बॉगी जो है वो बांग्लादेश को दिया था। और कई बसेस भी जो है वो बहुत सारे नियरेस्ट कंट्रीज को दिया गया था, ताकि हिंदुस्तान के में आने और जाने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत इजी हो जाएं। बहुत जो एक समस्या होती है कि कैसे हम जाएंगे, कैसे हम आएंगे, उन चीजों में भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, बहुत वैल्यूबल पार्ट इंडिया ने अपना दिखाया है। अब क्या है कि नेपाल से बिहार आना इट्स वेरी इजी। अब बांग्लादेश से बंगाल आना या बिहार आना, ऐसे नियरेस्ट प्लेसेस पे, लेकिन विद डॉक्यूमेंट्स, नॉट विदाउट डॉक्यूमेंट्स। ये जो ट्रांसपोर्टेशन को इजी किया जा रहा है, ये दोनों देश के दोस्ती को पक्का किया जा रहा है, ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, ताकि जो दोस्ताना एक रिलेशन है, ताकि दो कंट्रीज में जो आपस में बिजनेस और इकोनॉमिकल ग्रोथ को हम बढ़ा सके। कुछ हमारे यहाँ की पैदावार अच्छी है, कुछ वहां की पैदावार अच्छी है, जिससे हर देश के जनता को, हर देश के सिटीजन को हर चीजों से बहुत आराम मिल जाए,
ट्रांसपोर्टेशन अगर इजी होता है तो चीजों की कीमत को घटने में भी बहुत आसानी होती है। ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा होता है तो आप रूपी चीजें जो हम रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं या वैल्यूएबल चीजें खरीदते हैं वो अपने आप महंगी होती हैं। तो बहुत सी छोटी छोटी चीजों से लेकर के बड़ी बड़ी चीजों पर ध्यान दिया गया है। देखिए चाइना का जो ग्रोथ जीडीपी दिखाया गया है वो 3% दिखाया गया है। अमेरिका का 2.1% दिखाया गया है। जर्मनी का जो है 1.9% दिखाया गया है। पर हमारे इंडिया का जीडीपी, बहुत से लोग जीडीपी जानते भी नहीं है पर वो कमेंट जरूर करेंगे, अरे हिंदुस्तान का जीडीपी तो नीचे गिर गया है, अरे हिंदुस्तान का जीडीपी तो कुछ है ही नहीं है। तो जीडीपी आप अगर किसी ऐसे रास्ते चलते हुए या आप किसी कमेंट के रिप्लाई में अगर किसी से पूछ लीजिए ना कि जीडीपी है क्या भैया, तो वो बेचारा नहीं बता पाएगा। उसको कैसे भी करके मोदी गवर्नमेंट को हिट करने के लिए एक मुद्दा चाहिए होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को हम लोग जीडीपी कहते हैं। तो इस बार जो इंप्रूव होकर के इंक्रीज होकर के 2022 से 23 में 7.2% तक आ गया है। अब आप सोचिए कि हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ कितना खूबसूरत है। अब हम कहेंगे कि ये इकोनॉमिकल ग्रोथ हो कैसे रहा है भाई, तो देखिए लास्ट मंथ में इंडिया का जीएसटी कलेक्शन जो था वो आपका था आई थिंक 1082 करोड़ रुपया जीएसटी कलेक्शन। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि हम इकोनॉमिकली बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। इकोनॉमिकली जो चीजें जिन जिन चीजों के लिए इकोनॉमिकल ग्रोथ की जरूरत होती है वो सारी चीजें इंडिया के पास अभी हैं। इंडिया इन चीजों को कैसे यूटिलाइज कर सकता है, इंडिया इन चीजों को, इंडियन सरकार इन चीजों को और कैसे बढ़ावा दे सकती है और कैसे जीडीपी स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, इकोनॉमिकल ग्राफ को और कैसे उठाया जा सकता है, ये सारी चीजें हम बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं। अब बात आती है कि अरे बाप रे बाप, देखो सिर्फ जीडीपी और इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात कर रहा है, पर यहाँ तो क्योंकि ये हिंदुत्व पार्टी है इसलिए भारत की जनता के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। ये भी मुद्दा उठ सकता है। तो यहाँ पर देखिए 12 करोड़ शौचालय दिया गया हिंदुस्तान की गरीब जनता को, जो विलेज, ग्राम, रूरल एरिया में बनवाया गया और बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस के साथ बनवाया गया, जिसमें कई स्टेट ने, हिंदुस्तान के कई स्टेट ने बहुत सारे घपला भी किए हैं। जैसे बिहार ने किया है, पश्चिम बंगाल ने किया है, ऑडिट रिपोर्ट नहीं सबमिट कर पा रहे हैं ये लोग, तो यहाँ के पैसे रोक दिए गए हैं। जैसे 100 दिन के काम के लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से 100 दिन का जो काम सबको अनएम्प्लॉयड लोगों को दिया गया था, उसका भी पैसा पश्चिम बंगाल में रोका गया है, क्योंकि लास्ट 2 साल से उन लोगों ने किसी भी तरीके का कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं सबमिट किया और पैसा लिए जा रहे हैं। अब क्योंकि पश्चिम बंगाल में हर रोज एक नेता और मंत्री, ईडी और सीबीआई वो स्कैम के मामले में उठा करके जेल भर्ती हो रहा है, इसलिए पैसा रोका गया है कि जनता का पैसा जनता को नहीं पहुंच पा रहा है। जब तक सर्वे कमेटी की एक रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक ये पैसा छोड़ा नहीं जाएगा। अब देखिए 9 करोड़ घरों को इंडिया में गैस सिलेंडर दिया गया है, जो खास करके इंटेंशनली ग्राम, रूरल एरिया, विलेज और ऐसे ग्राम में जहां शायद कोई जाना नहीं पसंद करता होगा, वहां पहुंच करके सर्वे करके वहां पर 9 करोड़ घरों को गैस सिलेंडर दिया गया है। कभी हम देखते थे कि इंडिया के बिहार में गोईठे में लोग बनाते थे, कभी हम देखते थे कोयले के चूल्हे में बनाते थे, कभी हम देखते थे मिट्टी के चूल्हे पे बनाते थे, लकड़ियों से पत्ते जला करके बनाते थे, छोटी छोटी लकड़ियों से चूल्हा जला करके वहां पर खाना बनता था। पर आज हमारे देश में 9 करोड़ महिलाएं गैस सिलेंडर में खाना बना रही हैं। 27% पुअर एंड डिप्राइव्ड जो फैमिलीज है, पुअर एंड डिप्राइव्ड जो फैमिलीज है इंडिया की, वो भारत के प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। मुद्रा योजना 34 करोड़ मतलब 78%, 78% महिलाओं ने 34 करोड़ रुपया लोन पे चल रहा है, जो मुद्रा योजना के हिसाब से उठाया गया है, जिसमें महिलाएं कुछ ना कुछ काम कर रही हैं। मान लीजिए तांत का काम कर रही हैं, मान लीजिए एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही हैं, पेंटिंग का काम कर रही हैं, स्टिचिंग का काम कर रही हैं, छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री को लेकर के काम कर रही हैं। तो ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये हमारा अचीवमेंट है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने जब लाल किला से कहा था कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे, तो उन्होंने किया।
आज अगर हम थोड़ा-सा पीछे चले जाते हैं और कांग्रेस की सरकार में चले जाते हैं, उन्होंने हमेशा कहा कि देखो गरीबी तो नहीं हट रही है, गरीबी तो नहीं हट रही है। बेचारे गरीब हटते चले गए, मरते चले गए, लेकिन गरीबी हटने का नाम नहीं ले रही थी। पर आज जो आंकड़ा मैंने आपको बताया है या जो रेशियो मैंने आपको बताया या जो परसेंटेजेस मैंने आपको बताया है, ये तो वर्बल नहीं है। ये तो वर्बल नहीं है, इसको तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। इसको तो कोई भी इस बात को लेकर के किसी भी कन्फ्रंटेशन में या किसी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं जा सकता है, क्योंकि ये तो फैक्ट आंकड़ाएँ हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हर एक बच्चा भी गूगल से निकाल सकता है कि ये बातें सच बताई गई हैं। पर होता क्या है ना कि बहुत सी चीज़ों को अपोज़िशन छुपा इसलिए देती है हमारे इंडिया में या पाकिस्तान में, ताकि आप भी अपनी सरकार से ये चीज़ें माँगना ना स्टार्ट कर दें। या आप हिंदुस्तान के अपोजिशन के बारे में अगर हम कहेंगे तो हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार थी कांग्रेस की कि उनकी सरकार में जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था तो कांग्रेस की ही सरकार थी। तो जब आप अपने प्रधानमंत्री को अपनी सरकार में नहीं बचा सके तो आप जनता को कहाँ से बचाएंगे? कहाँ से बचाएंगे? आज अपोजिशन को आप लेकर बैठिएगा अपने डिबेट पर, हमारे जो इंडिया के अपोजिशन है, या आप किसी और मौलवी मुल्ला को लेकर बैठिएगा, वो कहेगा कि अरे अभी तो मुसलमान खतरे में हैं, अरे अभी तो बहुत परेशानी हो रही है। देखिए, इन सारी दकियानूसी और बेफजूल की चीजों से बाहर निकल करके हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान कौन सी तरक्की की राह पर चल रहा है। हम वहां अटके हुए हैं नहीं कि पल्लू सही होना चाहिए, नजरें औरत की नीची होनी चाहिए, औरत को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, उन चीजों से हमारा दिमाग बहुत आगे निकल चुका है। औरत को जीन्स नहीं पहनना चाहिए, औरत को एजुकेशन नहीं लेना चाहिए। अभी हमारा दिमाग सिर्फ एक जगह लगा हुआ है कि देश को कैसे बहुत ज्यादा तरक्की दिलानी चाहिए। आज देखिए 220 करोड़, हम सुने थे कोविड के समय में, आपने भी देखा होगा, आप इतना बड़ा चैनल चला रही हैं, कोविड के समय में सब पूरी दुनिया की नजर जो है वो हिंदुस्तान पे थी कि सबसे ज्यादा मौत हिंदुस्तान में होगी, सबसे ज्यादा भुखवाही हिंदुस्तान में मचेगी, सबसे ज्यादा अफरा तफरी का माहौल हिंदुस्तान में होगा। और किसी ने ये नहीं सोचा था कि भारत के प्रधानमंत्री के दिमाग में उस दिन से ही ये चीज बैठ गई थी कि वो अपना वैक्सीनेशन बनाएंगे। जब कोविड जैसा एक नाम अफवाह में आ रहा था, जब ये हम दूर दूर से सुन रहे थे कि चाइना में ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, 2 लोग मर गए हैं, 4 लोग मर गए हैं, और तब से साइंटिस्ट हैं या फ्रंट में जितने भी टेक्निकल लोग हैं, उन सारे लोगों ने काम करना स्टार्ट किया था, और जिसका नतीजा ये आया हमारे सामने कि 220 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन दिया गया, वो भी एक वैक्सीनेशन नहीं, तीनों वैक्सीनेशन पूरा कंप्लीट किया गया है 220 करोड़ लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोविड के हाहाकार से, कोविड के समय में जो हम लोगों का फिनेंशियल, पूरी दुनिया का फिनेंशियल स्टेटस हिल गया था, मानो जैसे आंख के सामने जलजला आ चुका है कि हम कैसे करेंगे, गरीब से गरीब इंसान जो है वो घर पे जमा पूंजी को खा रहा था। तो ऐसे सिचुएशन पर भी आज अगर हमारा जीडीपी इतना हाइक पर है, हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ इतना हाइक पर है, तो आप सोचिए कि हमारे भारत में बैठी हुई सरकार और हमारा प्रधानमंत्री दिन रात किस कोशिश में लगा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी जनता को 3 वक्त का खाना, सर पे छत और नौकरी और हर वो फैसिलिटीज देंगे जो जनता का अधिकार है। फिर भी अगर लोग नाराज हैं तो मैं ऐसे लोगों को कुंजहन बोलूंगी और कुड़मग्ज बोलूंगी जो ऐसी बातें करते हैं। और क्या बोल सकते हैं। नाज़िया जी, सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन कहूँगी कि आपका जो जीडीपी रिपोर्ट आया है 7.1% जो है वो या 7.2% भारत ने ग्रो किया है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। चाइना की बात कर लेते हैं तो चाइना 3% ग्रो किया है। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में, जैसे लास्ट बार भी इंडिया की जीडीपी बहुत अच्छी रही, चाइना को भी बीट किया था, इस बार भी चाइना को बीट कर दिया 3%, मतलब उनकी अगर रिपोर्ट आई है तो उससे पता चलता है कि उनके मुल्क की क्या कंडीशन है। आपको क्या लगता है कि जो हालात और जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं आने वाले टाइम में इंडिया चाइना को बीट कर देगा? क्या कहेंगी? देखिए, बहुत मजाकिया तरीके से अगर मैं बताना चाहूँ तो अभी तो एक नया सर्वे रिपोर्ट आया है कि हिंदुस्तान का पॉपुलेशन जो है वो चाइना से ज्यादा बड़ा है। तो अगर एक चाइना वाले को अगर हम ऐसे पकड़ेंगे ना तो शायद वो हमसे बच नहीं पाएंगे। अब रही बात, देखिए डिफेंस में भी हमारा परसेंटेज बहुत अच्छा है, हमारा ग्रोथ बहुत अच्छा है, हम पूरे एंटायर वर्ल्ड 4th पोजीशन पर है।
तो जिस भी चीजों को आप उठाइएगा, वहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री में अगर आप देखिएगा तो वहां पर भी हमारा ग्रोथ ही ग्रोथ चल रहा है। और खास करके फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने गरीब महिलाओं या जो वर्किंग वुमेन्स हैं, उनके इनकम टैक्स को लेकर के, उनके इनकम टैक्स के परसेंटेजेस को लेकर के कितना ज्यादा फ्री में उनको देना चाहिए ITR के लिए, वो भी उन लोगों ने ध्यान में रखा है। तो हमारे यहाँ जब फाइनेंस मिनिस्ट्री पर बात उठती है या डिफेंस मिनिस्ट्री पर बात उठती है, या ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री पर बात उठती है, या आपके होम मिनिस्ट्री पर बात उठती है, तो हम सबसे पहले अपने दिमाग में गरीब और जो इनोसेंट, जो बहुत नॉर्मल जनता होते हैं, जिनको एक्चुअली में पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता है, उनको अपना घर परिवार बच्चा और अपने सुकून से मतलब होती है, उनको हम सबसे पहले देखते हैं कि उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज दे सकते हैं। तो आज ऐसी कोई भी मिनिस्ट्री लेवल इंडिया में नहीं है जिसके बारे में ये उंगली उठाई जा सकती है कि अच्छा तुम्हारा GDP बढ़ रहा है, तुम्हारा इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ रहा है, फलाना चीज तो घट रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम डिफेंस में भी 4th पोजीशन पर है माशाल्लाह। तो बहुत खूबसूरत चीज है। और इतना खूबसूरत मिसाल तो ये जो सांप्रदायिकता का या हिंदू मुसलमान का के लिए जो मुंह पे इतना जोर तमाचा लगा है 5 दिन पहले, जब हम सारे वो मौलवी मुल्ला और टोपी वाले हो कहो कि जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे थे, समारोह कर रहे थे नए पार्लियामेंट का, तो वहां पर कुरान की तिलावत हुई, वहां पर सूरह रहमान पढ़ा गया और उन्होंने बहुत पुरसुकून तरीके से सूरह रहमान को सुना है, कुरान की तिलावत को सुनी है। पूरा जितने भी कैबिनेट मंत्री थे और समारोह में जितने भी लोग मौजूद थे, उन लोगों ने उतनी ही इज्जत दी है जितनी इज्जत भगवान के पाठ को दिया गया या बाकी धर्मों के प्रार्थना को दिया गया है। तो ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये तो इतिहास हुआ है। आज से पहले कभी भी तो ये इतिहास रचा नहीं गया था कि कोई प्रधानमंत्री अगर ओथ ले रहा है तो वो कुरान की तिलावत करवा रहा है, या कोई मंत्रालय का कोई समारोह हो रहा है तो कोई कुरान की तिलावत करवा रहा है। ये तो आज तक कभी जिंदगी में हिंदुस्तान में हुआ नहीं था। तो आज अगर इतना बड़ा इतिहास रचा गया है, आज इतनी बड़ी बात करी गई है, इतना बड़ा स्टेप लिया गया है, तो मुझे लगता है कि भारत के उन तमाम मुसलमानों को अपने दिमाग से नफरत निकाल करके और तरक्की की राह पर चलना चाहिए कि जो भारत का एक चौकीदार है, जो प्रधानमंत्री बनकर आया है, गरीब माँ का बेटा है, जिसने गरीबी को बहुत पास से देखा है, तो वो जरूर हमारे लिए सोच रहा होगा। तो फॉरगेट अबाउट कास्ट एंड क्रीड, हमको सिर्फ सोचना है कि भारत कितना तरक्की कर रहा है। जैसे आज हमारे घर में कोई 10 भाई बहन में कोई एक भी अगर तरक्की करता है तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है कि चलो इसने तो तरक्की किया। तो ये चीज बहुत अच्छी होगी कि अगर भारत के हिंदुस्तान वो पाकिस्तानी और तालिबानी बुद्धि को और वैसा खुफिया माइंड को और एक स्ट्रैटेजी वाले माइंड को अगर साइड करके वो सिर्फ हिंदुस्तान की तरक्की में पार्टिसिपेट करें और अच्छा बोले, तो अच्छा सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, तो शायद हम लोग और ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि जब आपने ये पार्लियामेंट की जो इनॉग्रेशन या सेरेमनी की गई, उसमें योगी जी भी थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी थे, उसमें कुरान की तलावत कितनी ज़बरदस्त तरीके से तैयार करवाई गई। मुझे बड़ा दिल खुश हुआ था कि सबकी फीलिंग्स का ध्यान रखते हुए उस पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन की गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि बायकॉट किया गया अपोजिशन पार्टी की जानिब से। राहुल गांधी जी इंडिया अमेरिका में जाकर बड़ी कंट्रोवर्शियल सी प्रोपेगेंडा टाइप स्टेटमेंट मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम्स के हवाले से कह रहे थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उनका जो है वो ब्लेम कर रहे थे, और इस तरह के स्टेटमेंट थे। आप क्या कहेंगी कि मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक साइड पे मुस्लिम के लिए कितना वो मतलब वर्किंग कर रहे हैं, यानी कि उनको भी उनके राइट्स दिए जा रहे हैं, दूसरी जानिब जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको फिर प्रोपेगेंडा करके उस तरह काम कर रही हैं। क्या कहेंगी? देखिए, एक कहावत है कि नाच ना जाने आंगन तेरा, ठीक है। तो राहुल गांधी अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं, उनके दूध के दांत अभी तक टूटे नहीं है। जैसे आपके यहाँ बिलावल के दूध के दांत नहीं टूटे हैं, इमरान खान चोपड़ीबाजी से बाहर नहीं आए हैं, शाजिया मर्री को पता ही नहीं है कि तहजीब और तमीज क्या होती है। तो उसी तरीके से ऐसे ऐसे नमूने जो है ना, वो हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ कुछ है। अगर इतिहास के पन्नों को उठाया जाए तो आज 9 साल के सिनेरियो में क्या मुसलमान इतना डिप्राइव्ड हो गया जो
बाकी 50 साल के सिनेरियो में हिंदुस्तान के मुसलमान डिप्राइव नहीं हुए। 10 दिन में आया हुआ एक नया इंसान जो है वो इतना खराब कर दिया, जो बरसों बरस से रह रहा था उसने कुछ भी खराब नहीं किया। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि मुसलमान दलित से भी पीछे हैं हिंदुस्तान में एडुकेशन में। तो ये तो उस वक्त तो मोदी जी की सरकार थी नहीं, या भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार थी नहीं, तब तो आप थे, तब तो आप बैठे हुए थे, आपके पूरे खानदान ने इस चेयर का मजा लिया है। तो आज आप अगर ये गाना गा रहे हैं कि मुसलमान बहुत खतरे में है, मुसलमान को बहुत तकलीफ दी जा रही है, तो आप जब चेयर पर बैठे थे तब आपने मुसलमानों के एडुकेशन के लिए कुछ क्यों नहीं किया? जब आप चेयर पर बैठे थे तब आपने मुसलमानों के उन्नति के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ क्यों नहीं किया? पहले एक वक्त हुआ करता था कांग्रेस के जमाने में, जब बाहर मुल्कों से, मुसलमान मुल्कों से पैसा आता था तो यहाँ पर मस्जिद और मदरसे बनाए जाते थे। आज आखिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि क्राउन प्रिंस खुर्शीद सलमान को ये बोलना पड़ा कि भाई आप हिंदुस्तान पैसा भेजो, पर मदरसा और मस्जिद के लिए नहीं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए भेजो पैसा। क्या जरूरत आन पड़ी थी? आज ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आज अचानक से हिंदुस्तान में सऊदी अरबिया और हमारे भारत के प्रधानमंत्री के साथ एक मिल करके एक इतनी बड़ी स्कीम लाई गई कि हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं अकेले हज पर जा सकती हैं। 2018 में 8 महिलाओं ने अकेले हज किया था, और इस बार हमारे हिंदुस्तान से मोर देन 4,500 महिलाएं अकेले हज पर जा रही हैं। उनको किसी महरम की जरूरत नहीं है, किसी मर्द की जरूरत नहीं है। भाई जब हम मरते अकेले हैं, कब्र अकेले जाते हैं, 9 महीना पेट में बच्चा रख करके अकेले पैदा करते हैं, स्कूल कॉलेज अकेले जाते हैं, तो फिर ये कौन सा फतवा है, ये कौन सा हदियत है जो ये बताता है कि अल्लाह के घर जाने के लिए हमें एक मर्द की जरूरत है? एक इक्वल फुटिंग, देखिए हम लोगों का कुरान सूरह अन-निसा क्या बताता है? इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बताता है। तो ये चीज कांग्रेस ने क्यों नहीं बताया? ये सारी स्कीम्स के ऊपर कांग्रेस ने क्यों नहीं काम किया? कांग्रेस के जमाने में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तब ट्रिपल तलाक का केस फाइल हुआ था। आप सोचिए, राजीव गांधी, शायद मेरी जन्म भी नहीं हुई होगी, शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा, और मैंने 2017 पे अपने पिटिशन पर उसका वर्डिक्ट, बेंचमार्क, हिस्टोरिकल वर्डिक्ट लाया कि भाई 3 तलाक बंद किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मेरा पॉलीगैमी और हलाला बंद करने का पिटिशन लगा हुआ है। तो आप जब चेयर पर बैठे थे, जब आप कानून मंत्री आपके थे, गृह मंत्री आपके थे, फाइनेंस मिनिस्टर आपके थे, सारे लोग आपके थे, स्पीकर आपके थे, राज्यसभा का सारा पूरा हॉल आपके लोगों से भरा हुआ था, लोकसभा का हॉल आपके लोगों से भरा हुआ था, इस पूरे हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर आपके थे, तब आपने मुसलमानों की भलाई के बारे में क्यों नहीं सोचा? तब आपने मुसलमानों की उन्नति क्यों नहीं कर दी? और तब वैसे सिचुएशन पर सच्चर कमीशन की रिपोर्ट क्यों आई कि हिंदुस्तान के मुसलमान दलित से भी नीचे हैं एडुकेशन में? आज जब हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाली गई है कि हमारे एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में संविधान और लैपटॉप होना चाहिए, तो आपको बहुत दर्द हो रहा है, आप फेक अफवाहें उड़ा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जिस पार्टी की सरकार के अंदर भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का मर्डर हो जाता है और सरकार कुछ नहीं कर पाती है, सरकार को ये भी नहीं पता कि किसने मारा और क्यों मारा और किस वजह से मारा। आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या काम कर रही थी? आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में इंदिरा गांधी के वक्त में जो स्पेशल ब्रांच थी वो क्या काम कर रही थी? क्राइम ब्रांच थी वो क्या काम कर रही थी? उन्होंने कैसे अंदेशा नहीं लगा लिया कि भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का मर्डर होने वाला है? आपको कैसे नहीं समझ में आया कि इतना बड़ा घटना होने वाला है? क्योंकि सरकार तो तब कांग्रेस की थी, तब तो कांग्रेस की सरकार थी। तो जब आप अपने घर की दादी को और आप अपने भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बचा पाए, तो आप जनता के हित में क्या काम कीजिएगा? आप जनता के पक्ष में क्या काम कीजिएगा? आपको पता ही नहीं है कि संविधान क्या बोल रहा है, आपको पता ही नहीं है कि संवैधानिक बैरिकेड्स क्या होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ मेरा प्रधानमंत्री नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ राम के भक्तों का प्रधानमंत्री नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री जो अभी इस वक्त इस सेकंड में जो बच्चा पैदा हुआ है वो उसका भी भारत का प्रधानमंत्री है। इस देश के हर एक व्यक्ति का वो भारत का प्रधानमंत्री है। तो अगर राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री को अपने स्पीच के द्वारा इंसल्ट करते हैं, तो वो सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी को इंसल्ट नहीं करते हैं, वो भारत के
प्रधानमंत्री को इंसल्ट करते हैं, जिसके लिए उनके ऊपर डिफेमेशन केस होना जरूरी था, और उनको सभा से बाहर करना, सस्पेंड करना, वो तो संवैधानिक तरीके से किया गया। आज उनको दर्द उठ रहा है, आज उनको परेशानी हो रही है, तो भाई ये परेशानी को सॉल्व करने के लिए आपके पास तो बरसों बरस थे, बरसों बरस आपके परिवार ने इस प्राइम मिनिस्टर के चेयर का मजा उठाया है। तब आपने मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं सोचा? तब आपने क्यों नहीं सोचा कि मुसलमान पढ़ने चाहिए, मुसलमान बढ़ने चाहिए, मुसलमान की बेटियां आसमान पे उड़नी चाहिए, मुसलमान की बेटियों को पंख देना चाहिए, मुसलमान की औरतों को जो उनके घरों पर कुचला जाता है, उनको सताया जाता है, उनको रुलाया जाता है, उनका दर्द समझना चाहिए। उस दर्द को खत्म करने के लिए कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स लाने चाहिए, कुछ ऐसे एक्ट्स लाने चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान की मुसलमान बेटियां जो है वो आवाज ऊंची कर सके, अपने इंसाफ के लिए लड़ सके। आपने तो कुछ भी नहीं किया। आपने तो मुसलमान लड़कों को नहीं समझाया कि देखो हिंदू लड़कियों से शादी मत करो, क्योंकि तुम्हारा कुरान कहता है सूरह अल बकरा के वर्सेस 221 में कि हम कलमा से शादी करनी है। आपके कांग्रेस के जमाने में क्यों आया अजमल कसब हमारी धरती पर? क्यों आया अजमल कसब हमारी धरती पर? कैसे आ गया? आज 9 साल में तो छुट्टी आने की जरूरत नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, ये सारी बातें तो सोचने वाली हैं मैम, और आपने बड़ी ज़बरदस्त एक अपना पॉइंट रखा है और अपनी राय का इज़हार किया है। तो मैं समझती हूँ कि इंडिया की ग्रोथ या डेवलपमेंट के पीछे क्रेडिट जो है वो सारे का सारा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसीज़ बनाई हैं और बड़ा ज़बरदस्त अपने मुल्क की पॉलिसीज़ बनाकर वो अपने मुल्क को ग्रो करवा रहे हैं। तो एप्रिशिएट करने वाली मैं कौन होती हूँ, लेकिन कंग्रेचुलेट पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा है, मतलब मैं करती हूँ। और मैम आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। विभा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे देश में एक बहुत मतलब खूबसूरत, बहुत हैंडसम और बहुत हमदर्द एक प्लेयर है, MS धोनी। जी, वो जी। हॉस्पिटलाइज हुए हैं, उनकी कुछ ओह! इंजरी थी, तो मैं चाहूंगी कि आप भी उनके लिए दुआ करें कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और मैं तो दुआ कर ही रही हूँ, क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट, ऐसे में मुझे क्रिकेट में कोई इतनी दिलचस्पी रही नहीं है कभी भी, बिकॉज लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। हाँ, तो जस्ट और बिकॉज़ आज ऑफ MS धोनी, मैंने हमेशा, जब भी मुझे पता चलता है कि MS धोनी इस मैच में है, तो मैं वक़्त को जैसे भी करके एडजस्ट करके मैं ज़रूर देखती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप भी दुआ करें, और मैं तो दुआ कर ही रही हूँ। व्यूअर्स, आप सब अपनी नेक तमन्नाओं में जो है वो MS धोनी जी को याद रखिएगा और उनकी हेल्थ के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। और हम खुद भी दुआगो हैं उनके लिए कि ऊपर वाला करे कि उनको सेहत मिले और वो बिल्कुल ठीक हो जाएँ। और उन्होंने एक टाइम था कि मैं कहती हूँ कि मैदान फ़तेह किए हुए हैं, और ना सिर्फ़ इंडिया में शोहरत कमाई है, बल्कि इंडिया पूरी के दुनिया बहुत में शोहरत कमाई है। और बिल्कुल, सबसे अच्छी चीज़ उनकी ये है कि बहुत हम्बल नेचर है और बिल्कुल। डाउन टू अर्थ पर्सन है। कभी भी घमंड नाम की, तकब्बुर नाम की कोई चीज़ उनके ऊपर नहीं आई है। बड़े फैमिली वाले टाइप के इंसान हैं, तो मुझे ऐसे मर्द बहुत अच्छे लगते हैं जो अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं और देश को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। तो ये दोनों क्वालिटीज़ धोनी जी में हैं। तो आई विश कि अगर मेरा कोई भाई होता तो उसकी तरह होता। हुँ। हमारी तरफ से भी नेक तमन्नाएँ हैं उनके लिए कि ऊपर वाला करे कि जल्दी उनको सेहत मिले। और ना सिर्फ़ इंडिया में फ़ैन है, बल्कि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में उनके इतने ज़्यादा फ़ैन हैं। अभी भी हम पब्लिक में जाके पूछ लेंगे ना कि MS धोनी के बारे में आप क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि इन्होंने बहुत अच्छा खेला और बहुत मतलब बहुत ज़बरदस्त, जो अच्छे तरह प्लेयर्स को जानते हैं। इवन कि मैं खुद भी इतने ज़्यादा मैच वग़ैरह या इतना इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन ये है कि मैं MS धोनी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और बड़ा ज़बरदस्त थैंक उन्होंने यू सो मच। अपने इंडिया का नाम रोशन किया हुआ है। बहुत फैन्स हैं उनके पाकिस्तान में भी, तो बेस्ट विशेज़ हैं उनके लिए और ऊपर वाले से दुआ है उनके लिए। मैम शुक्रिया आपका, और थैंक व्यूअर्स यू आपका शुक्रिया। सो मच। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। अल्लाह हाफ़िज़।